हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। और मैं नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको पता है, ये हमारी संविधान की सीरीज चल रही है और संविधान में हम अभी तक राष्ट्रपति को समझ रहे हैं। जो हमारा भाग 5 है, उसमें जो कार्यपालिका है, उसमें जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसे कहते हैं नाम मात्र एक प्रमुख होता है। तो उसको हम समझ रहे हैं। और राष्ट्रपति में ही हमने समझ लिया था राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं, और राष्ट्रपति का जो पद है वो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रपति को पद से हटाया कैसे जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो क्या चीज होती है, और राष्ट्रपति की शक्तियों को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम राष्ट्रपति के पद के बारे में, राष्ट्रपति की पद और गरिमा वो कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ये सब पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। और इस सीरीज में हम संविधान को बहुत ही अच्छे अंदाज में, अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो आज की क्लास है हमारी, उस पे आते हैं। और आज हम समझने वाले हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। तो महाभियोग समझने से पहले यहाँ पे जो एक्चुअली टॉपिक है वो ये है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे कैसे हटाया जा सकता है, या ये कहें कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस किस प्रकार से रिक्त हो सकता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है, एक तो वो त्याग पत्र के द्वारा अपने पद से हट सकता है। अब त्याग पत्र के द्वारा मतलब अगर राष्ट्रपति स्व इच्छा से त्याग पत्र देता है, एक तो ये तरीका हो गया कि वो अपने पद से हट सकता है। और राष्ट्रपति का जो पद होता है वो वैसे हमारे भारत में कितने 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। और राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है। तो कॉमनली होता क्या है, मतलब जो साधारणतया हमारे भारत में क्या होता है कि जब भी कोई राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अगला जो राष्ट्रपति आने वाला होता है उसका चुनाव भी जो राष्ट्रपति वर्तमान है उसके कार्यकाल के दौरान ही लगभग कर लिया जाता है, जिससे राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे। क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो कौन करेगा? तो जो हमारे सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो उस पद का निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। अगर क्या होता है, इन केस अगर ऐसा होता है कि कभी राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, मान लीजिए मृत्यु हो जाने पर या कुछ और कारण ऐसे होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, इंस्टेंटली मतलब तुरंत कौन पद ग्रहण कर लेता है? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो। ठीक है, तो कुल मिला के हमें समझना है इनके जो पद खाली होने की रीतियां हैं, एक तो त्याग पत्र के द्वारा हो सकते हैं, दूसरा अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो कभी मुक्त हो सकता है पद, और तीसरा जो है इनको पद से हटाया भी जा सकता है। तो हटाए जाने की प्रक्रिया है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, या कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति को एक तो त्याग पत्र, दूसरा उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, और तीसरा जो तरीका है वो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब महाभियोग क्या होता है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, कुल मिला के ये किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। संसद के जो 2 सदन होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में से किसी में भी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमारी चलाई जा सकती है। और इसको आर्टिकल 61 के दौरान, जो आर्टिकल 61 है उसमें हमने महाभियोग की प्रक्रिया को रखा है। ठीक है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसमें है? आर्टिकल 61 में। उसके बाद ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये चालू होती है किसी एक सदन में। अब ऐसे ही नहीं कि हाँ कह दिया, उनका मूड बना किसी एक सदन का कि नहीं महाभियोग लाओ, 2-4 मेंबर है, उनने कह दिया नहीं राष्ट्रपति अच्छा नहीं लग रहा, सूरत नहीं अच्छी लग रही है हमें, ठीक है, इनकी अच्छी नहीं है सूरत, हमें नहीं पसंद है, चलो 2-4 ने कहा तो 2-4। एक ऐसा महाभियोग की ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो बहुमत चाहिए होता है वो शायद संविधान के किसी भी प्रावधान में उतना बहुमत नहीं चाहिए होता है। इसमें क्या चाहिए होता है कि अगर महाभियोग लाना है तो जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके 2/3 जो कुल मेंबर्स होते हैं, कुल मेंबर्स का मतलब क्या हो गया, 245 अगर राज्यसभा में सदस्य हैं, या हम 545 की बात करें लोकसभा में सदस्य हैं, तो 545 सदस्यों का 2/3 होना चाहिए।
545 कुल का 2/3 होना चाहिए। अगर हमसे कह दिया जाए कि आज 300 ही उपस्थित है तो 300 में क्या महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। 2/3 2/3 जो बहुमत होता है उसमें महाभियोग की प्रक्रिया उस दौरान शुरू हो सकती है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है तो कितने जो पारित होगा महाभियोग का जो भी प्रस्ताव है वो केवल 2/3 बहुमत से पारित होगा और कुल सदस्यों का। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती है कि उपस्थित सदस्यों का हो जाए या कुछ। तो इस तरह से जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो काफी टफ प्रक्रिया है और ये ऐसे ही किसी राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया में किसी एक सदन से पहले 2/3 बहुमत से पास होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो प्रस्ताव होता है वो दूसरे सदन भेजा जाता है। अगर ये प्रस्ताव एक सदन ने पारित कर दिया 2/3 बहुमत से, उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन क्या करता है, वो उस सदन जो प्रस्ताव आपने भेजा है, महाभियोग का जो कारण है उस कारण की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है। और उस समिति का जब ये जो समिति गठित होती है ये एक प्रकार से क्या है कि जो कारण है उसको पता करने के लिए, तो मतलब ये सामान्यतः उसमें कोई ना कोई न्यायाधीश अवश्य होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा उच्च न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालय है उसका कोई न्यायाधीश भी उस समिति में होता है। और उस न्यायाधीश के और लोगों के द्वारा जो समिति गठित होती है वो समिति फिर ये जांच करती है कि जो कारण है महाभियोग का, जो आपने कारण दिया है, क्या वो सही है या गलत है। अगर वो कारण सही पाया जाता है, अगर वो समिति ये रिपोर्ट दे देती है कि हाँ ये जो कारण था वो सही है, अगर ऐसी समिति रिपोर्ट दे देती है तो क्या होता है, उसी समय से राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त समझा जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लागू होता है और महाभियोग लगने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है तो उसमें कोई भी बाद में आदेश जारी नहीं होता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास, किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए जब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है, अगर महाभियोग से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके बाद कोई भी आदेश जारी नहीं होता है। केवल वो समिति अपनी रिपोर्ट देती है और उसमें उस कारण को अगर सही पाया जाता है तो वो क्या होता है, उसी समय से समझ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त है और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। उसके बाद अगर ये तो हो गया वो पक्ष जिसमें अगर वो प्रस्ताव क्या मान लेती है, समिति अपनी रिपोर्ट देती है, कहा हाँ जो जांच होती है वो जांच करने के बाद कह देती है कि नहीं, हाँ ये प्रक्रिया जो है वो सही है और ये जो कारण है वो भी सही है, महाभियोग लगने का कारण सही है। लेकिन इसके उलट अगर ये कह दिया जाए कि ये कारण जो साहब वो सही नहीं है और महाभियोग जो लगाया गया है वो सही नहीं है, तो क्या होता है, तो वहीं से जो प्रक्रिया महाभियोग की चल रही थी वो पूरी निरस्त हो जाती है और कुछ भी नहीं रह जाता है, वो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की वो आर्टिकल 61 में है, जो अनुच्छेद 61 है, मतलब आर्टिकल 61 है उसमें है, अनुच्छेद 61 में। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस तरह से लगाया जाता है। एक जो पहला सदन होता है जहां पे प्रस्ताव आता है वहां पे 2/3 बहुमत से, उसके बाद क्या होता है, अगले प्रस्ताव में समिति का गठन, और समिति के गठन के बाद क्या होता है, अगर वो पारित करती है तो पद रिक्त, नहीं पारित करती है तो वहीं पे वो समाप्त। अब ये ध्यान रखना है कि जो 2/3 बहुमत है वो कुल सदस्यों का होता है। अगर 545 सदस्य हैं लोकसभा में तो 545 का 2/3 होता है, और 245 अगर राज्यसभा में है तो 245 राज्यसभा के कुल सदस्यों का 2/3 होता है, ना कि जितने उपस्थित हों उनका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति का जो हमने अभी चुनाव पढ़ा था उसमें हमने चुनाव में देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये बात याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर उसको हटाना होता है, महाभियोग लाना होता है, तो इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब आप समझ गए होंगे जो भी महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रारंभ संसद के किसी एक सदन में होता है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा, ठीक है, जिसके भी द्वारा किया जाता है। उसके बाद ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि वह सदन कम से कम
14 दिन पूर्व एक लिखित संकल्प प्रस्तावित करे। अच्छा, ये और एक बात, जो 14 दिन पूर्व उसको क्या होता है, एक लिखित प्रस्ताव पारित करना होता है। अगर महाभियोग लाना है तो 14 दिन पहले आपको लिखित प्रस्ताव पारित करना होता है और राष्ट्रपति को भी यह सूचना देनी पड़ती है, करें, जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। और ये जो प्रक्रिया है इसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या समझा कि जो हमारी प्रक्रिया हम शुरू करते हैं महाभियोग की, अगर हमने एक सदन ने पारित किया तो 2/3 बहुमत चाहिए, और उससे पहले जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो 14 दिन पहले शुरू होगी, और शुरू करने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रक्रिया पे होने चाहिए। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। अगर कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है, तो आपको पता है विवाद अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी होगा तो उसको कौन देखेगा या उस विवाद को कौन सही करेगा, तो उसको करेगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। अनुच्छेद 71 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 71 जो आपका अनुच्छेद 71 है, आर्टिकल 71 आप इसको याद रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि जो निपटारा है, अगर कोई विवाद होगा चुनाव से संबंधित तो कौन करेगा उसका निपटारा, उच्चतम न्यायालय, ठीक, याद रखना है। और ये अनुच्छेद 71 आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझ लेते हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी जो विवाद है उसी में, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अपने शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए कार्य अधिमान्य नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा होता है कभी उच्चतम न्यायालय ने या मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने क्या किया है कि कोई राष्ट्रपति है जिसका पद या उसका जो पद है उसको शून्य घोषित कर दिया गया, उसका निर्वाचन जो है उसको शून्य घोषित कर दिया गया है, कि मतलब ये कह दिया गया है कि इनका जो निर्वाचन है सही तरह से नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी अगर वो राष्ट्रपति निर्वाचित रहकर कुछ ऐसे काम कर देता है, जो भी काम उसने किए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो काम शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए कार्य अधिमान्य नहीं होंगे। कहने का मतलब वो कार्य खारिज नहीं होंगे, जो भी उसने कार्य कर दिए हैं वो कार्य खारिज नहीं होते हैं। अगर क्या होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, जो भी निर्वाचन हुआ है उस निर्वाचन को अगर खारिज कर दिया जाए कि दोबारा से निर्वाचन होगा या निर्वाचन में जो भी विवाद है वो, लेकिन उससे पहले अगर निर्वाचित हो चुका है और उसने कुछ काम कर दिए हैं, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया है, तो उन कामों को क्या है, खारिज नहीं किया जाएगा, वो काम उसके एज इट इज रहेंगे। ये प्रावधान भी है हमारे संविधान में, तो हम आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन या उम्मीदवार है वह इसके निर्वाचन को चुनौती नहीं दे सकता है। कहने का मतलब यह है, उच्चतम न्यायालय ने एक और प्रावधान भी किया है कि जो भी अगर निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो उस विवाद को कौन उठा सकता है। अगर आप खुद एक उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो आप उस विवाद को नहीं उठा सकते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के अगर आप निर्वाचन या उम्मीदवार हैं तो आप ये विवाद नहीं उठा सकते हैं। आप इसके लिए कोई भी अपील या कुछ भी कोई कदम नहीं उठा सकते हैं कि इस जो ये निर्वाचन हुआ है ये सही नहीं हुआ है, सही ढंग से नहीं हुआ है, इसमें आप कोई आपत्ति दायर नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्या किया है आपने, आप अगर किसी के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति में से किसी पद के, तो उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 71(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी विषय पर नियम बना सके, ठीक है। अनुच्छेद 71(3) में यह प्रावधान किया गया कि संसद को यह अधिकार है कि उसको जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संबंध में, तो उसके विषय में कोई नियम कानून बना सकती है कौन, संसद, ठीक है। तो संसद को यह अधिकार है और अनुच्छेद 71(3) के अंतर्गत, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 71(3) में संसद को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संबंध में जो भी निर्वाचन होता है उस संबंध में कोई नियम
कानून बना सकती है। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो जानकारी है वो दी गई है। तो पहली क्या हो गई कि जो भी निर्वाचन को अगर शून्य घोषित कर दिया जाए तो उसने जो भी काम किया होगा वो शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर उम्मीदवार है कोई, तो वो अपने आप, कोई अगर उम्मीदवार है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का, तो वो अपने आप ये बात नहीं उठा सकता है कि ये जो चुनाव हुआ है, जो निर्वाचन हुआ है, वो सही ढंग से नहीं हुआ है, या इस तरह की कोई आपत्ति दायर नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या है, 71(3) में संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो किसी भी मामले में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई नियम कानून बना सकती है। कौन? संसद। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और हम पढ़ लेते हैं अब राष्ट्रपति की शक्तियां। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, अभी तक हमने महाभियोग को समझ लिया और जो भी विवाद होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसका निपटारा पहली बात तो कौन करेगा, तो आर्टिकल कौन सा है, 71 के तहत कौन करेगा, आपका उच्चतम न्यायालय। आप याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो शक्तियां जो होती है राष्ट्रपति की, इंपॉर्टेंट है शक्तियां, और शक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो पहली शक्तियां होती सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सामान्यकालीन शक्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां क्या होती हैं? राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां होती हैं उसमें जो सबसे पहली शक्ति है वो हमारी कौन सी है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति, और इसके बाद जो भी हमारी सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आएंगी उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आपको पता है नामिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका में जितने भी काम होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कल हमने आपको बताया था कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो करते कौन है, जो हमारे प्रधानमंत्री या संसद मिलकर काम करती है, और नाम से किसके होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक, तो आप याद रखेंगे इसको। कन्हैया के नाम से खुश हो जाते हैं सब यार, कृष्ण कन्हैया का जीवन सबको पसंद है क्योंकि उनकी प्रेम गाथाएं इतनी है, और प्रेम जो विषय है वो वैसे ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बच्चों को प्रेम विषय बहुत भाता है। तो प्रेम जो विषय है वो अच्छा है और प्रेम करना भी चाहिए, लेकिन किस एज में है आप और किस फेज में है आप, ये देखते हुए करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बहुत घातक भी हो सकता है। अगर आप करियर के किसी ऐसे फील्ड में बढ़ रहे हैं जहाँ पे जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, तो अभी जो आपकी उम्र है, अभी जो आपकी एज है, अभी आपका जो समय है, वो कुल मिला के कुछ चीजों से बचने का होता है। तो वो कौन सी चीजें होती हैं जिनसे बचने का होता है, उन पे जरा बात कर लेते हैं हम। एक शेर है, बहुत ही फेमस है, मैं आपको सुनाता हूं। हालांकि अभी तक कोई शेर मैंने नहीं सुनाया है किसी क्लास में, तो आज पहला शेर आपको सुनाता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये इस तरह है कुछ कि खुदा महफूज रखना मुझको इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखना मुझको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। तो ये आप इसको हास्यास्पद मत लीजिएगा, इसका एक गहन मतलब है कि ये जो आपकी उम्र होती है, जो ये युवावस्था होती है, इसमें क्या होता है, कभी कभी तो बच्चे रूढ़िवादी हो जाते हैं। तो रूढ़िवादी आपको नहीं होना है। एक तो आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए हमेशा, कि आप हमेशा कैसा सोचें, ये हकीम होते हैं, इनके पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, ताबीज, इन सब चीजों में आपको भरोसा नहीं रखना है, जो रूढ़िवादी चीजें उनसे दूर रहना। दूसरी जो चीज होती है वकीलों से, इस एज में बच्चों की लड़ाई दंगे काफी होते हैं, क्योंकि वो अपने आप से बढ़कर किसी को कुछ नहीं समझते। कुछ बच्चे तो अपने आप को पता नहीं क्या ही अंडरवर्ल्ड का डॉन समझने लगते हैं। पढ़ाई के दौरान ही आप देखेंगे कि मोहल्ले में, चौराहे पे लड़ाइयां होती हैं, बच्चों की इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है, लोग देखते हैं। तो ये सारी चीजें। तो दूसरा चीज, आपको वकीलों से बच के रहना है, मतलब कोई भी ऐसा लड़ाई दंगा नहीं करना है, क्योंकि आप व्यस्त हो चुके हैं। अगर ऐसा कोई केस बन जाता है आपके ऊपर, कोई लड़ाई दंगे से संबंधित या कुछ भी ऐसा, तो आपका जीवन या आपका जो करियर है वो बर्बाद हो सकता है। तो दूसरी चीज, आपको वकीलों से दूर रहना है और ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है कि आपको उनके पास जाना पड़े। तीसरा है हसीनों की निगाहों से, ये कहा गया है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो उनसे भी बच के रहना है। आप पे किसी लड़की की दृष्टि ना ही पड़े तो अच्छी बात है, ठीक है, और किसी की पड़ गई और आपको उन्होंने दबोच लिया तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको उनसे भी बच के रहना है, हाथ जोड़ के निकल लेना है, अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी पढ़ाई करिए अच्छे से, क्योंकि
बाकी बाद में तो आपका जीवन सुखमय हो ही जाएगा। जब आप एक बार कामयाब हो जाएंगे उसके बाद सारी चीजें आपके पक्ष में हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्लास पे, थोड़ी सी बातें हो गई। हाँ, हम बात कर रहे थे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की, और वहां से वहां कहाँ पहुंच गए, कृष्ण जी पे, और कृष्ण जी से कहाँ पहुंच गए आगे। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं। तो जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, तो हमने कह लिया कि जो प्रमुख होता है कार्यपालिका का, वैसे तो वो वास्तविक प्रमुख तो हमारा संसद, या हम यूं कहें कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो होते हैं। वैसे सभी काम जो होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक, आगे देख लेते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। और ये अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो ये राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, जैसा कि हमने अभी कहा। और ये आर्टिकल 77 में कहा गया है आपका। इसको याद रखिएगा कि जो भी हमारी कार्यपालिका के जो भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और ये आर्टिकल कौन सा है, 77। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 77 है उसमें कहा गया है। और जो अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराता है, जो कार्यपालिका संबंधी काम होते हैं, ठीक है, वो सभी किससे कराता है, अधीनस्थ खुद या तो स्वयं करता है या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराता है। और इसको हमने अनुच्छेद 53 में बताया है। तो जो संविधान के ये दो अनुच्छेद हैं, आप इनको याद रखेंगे। और अब हम कार्यपालिका संबंधी और शक्तियों को जान लेते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, तो उनमें ये नियुक्ति भी करता है, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की, क्या राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री हो गई, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 75 मतलब अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। कुल मिला के अगर आपको मंत्री बनना होता है तो आपको प्रधानमंत्री आपके फेवर में होना चाहिए, तभी आपको मंत्री का पद मिल पाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जब क्या करते हैं, सलाह देते हैं, तभी राष्ट्रपति जी उनको मंत्री नियुक्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। जो राष्ट्रपति होता है वही क्या करता है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम आपने सुना है, जो हमने पढ़ाया है, अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है हमारी, जब हमने पढ़ाया था, जो आपको एक्ट्स आए थे, कंपनी के एक्ट्स आए थे, और जो हमारे ब्रिटिश सरकार के एक्ट्स आए थे, उनको हमने पढ़ा था। उसमें हम पोर्टफोलियो सिस्टम पढ़ा था। सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। ठीक है, जिसने भी सारी क्लासेस देखी है, और जिसने नहीं देखी है तो कृपया करके आप इस पूरी सीरीज को अगर फॉलो करते हैं, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इसमें सारी चीजें डिस्कस की गई, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हम। आपका सारा सिलेबस लेके चल रहे हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा, स्टेट बीसीएस हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे आप मेंस लिखने जाएंगे तब भी आपको ये सारी चीजें अगर लिख आते हैं, तो यूपी पीसीएस या कोई भी पीसीएस उसके मेंस वर्क को तो आइटम काफी है ये। ठीक है, आप इसमें अगर करंट के कुछ अपडेट्स कर लेते हैं तो ये काफी है। उसके बाद राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है, तो इसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते थे पहले। ठीक है, तो ये विभागों का वितरण भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद बात करते हैं, संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और जो भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तो वो उनको हटा सकता है। उसके बाद करें बात, और ये जो प्रावधान है ये जो अनुच्छेद 75(2) है उसके अंतर्गत कहा गया है। क्या 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। उसके बाद 75(2) में कहा गया है कि जो पद धारण करते हैं वो किसके अधीन या प्रसाद पर्यंत करते हैं, तो राष्ट्रपति के। जो भी मंत्री होते हैं संघ के, वो अपना पद किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद इस प्रकार संघ के मंत्री व्यक्तित्व रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर पे ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जानकारियां प्रधानमंत्री से मांग सकता है, और इसका प्रावधान आर्टिकल 78 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप
के प्रशासन संबंधी जो भी विधान या विषयक जानकारियां होती हैं वो प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। तो जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री से मांगने का प्रावधान किसमें है, और ये 78 में दिया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद आपका 78 है उसमें किया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं जो संघ की कार्यकलाप या प्रशासन संबंधी कोई जानकारी होती है। ठीक, तो ये हो गई कौन सी, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। आगे देख लेते हैं। उसके बाद नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। ठीक है, नियुक्ति किसकी किसकी करते हैं और पद से हटाते किसे किसे हैं, या कौन कौन लोगों को राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, किन किन लोगों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। एक तो नियुक्ति, एक तो राज्यपालों की करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। जितने भी सर्वोच्च न्यायालय हैं, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे, आपको याद रखना है। उसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेंगे। महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो भी आपके मुख्य या अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तथा अन्य आयोग के सदस्यों को नियुक्त या पदच्युत कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति भी करता है। जो भी हमारे यूटी हैं, जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनके जो प्रशासक होते हैं या उनके उपराज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति कुल मिला के राज्यपाल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी हमारे न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हुए या अन्य न्यायाधीश हो गए, उनकी नियुक्ति करता है। उसके बाद महान्यायवादी हो गए, महाधिवक्ता हो गए, मुख्य या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। ठीक है, उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो गए या अध्यक्ष हो गए, उनकी नियुक्ति करते हैं। और उसके बाद जो भी और आयोग होते हैं उनके सदस्य और उनकी भी नियुक्ति करते हैं, और उन्हें पदच्युत भी कर सकते हैं। पदच्युत का मतलब क्या है, उन्हें पद से हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये लोग इनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है उनकी इच्छा अनुसार जब वो चाहे तो उनको हटा सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसको वो नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब ये नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं कि किस किस की नियुक्ति करते हैं और किस किसको पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं उनको हमने यहाँ पे समझ लिया। ये महत्वपूर्ण पद है और इनसे नियुक्तियां पूछी जाती हैं। ये एक क्वेश्चन दे देगा, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति भैया। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे तो नहीं पूछेगा मुख्य निर्वाचन आयोग या अन्य निर्वाचन आयुक्त पूछ लिया, या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, ऐसा पूछ लिया, तो ये याद रखेंगे आप। मुख्य रूप से जो संघ में सबसे बड़े बड़े पद हैं उन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। और जो भी हमारे न्यायालय होते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो गया चाहे उच्च न्यायालय हो गए, उनके अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, आई होप आपको नियुक्ति से संबंधित सभी प्रावधान समझ में आ गए होंगे, किस किस की नियुक्ति की जाती है, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैन्य शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो सैन्य शक्तियों में सबसे पहली बात आपको पता ही है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी। सबसे बड़े प्रमुख जो होते हैं तीनों सेनाओं को मिलाकर, उनके प्रमुख कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक, पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 52(2). तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है के अनुसार राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार करता है, यद्यपि इस विषय पर कानून निर्माण का सारा अधिकार संसद को है। ठीक है, क्या करते हैं, वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार करते हैं। ठीक है, जो भी अधिकार होते हैं उनका प्रयोग वो कानून के अनुसार ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन है तो कमांडर है, कुछ भी नहीं। जो उसके रूल रेगुलेशंस हैं, जो आर्मी के रूल और रेगुलेशंस हैं, या जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, उनके अनुसार ही अपने कार्यों को करते हैं। उसके बाद क्या होता है, यद्यपि इस विषय पर कानून निर्माण का सारा अधिकार किसको है, संसद को है। क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी सेना है या रक्षा क्षेत्र है, जो भी वो किसका विषय है, वो हमारा संघ सूची का विषय है। रक्षा संबंधी जो विषय है वो संघ सूची का विषय है। तो इस पे प्रावधान कौन बनाता है, संघ प्रावधान बनाता है। ठीक है, संसद प्रावधान बनाती है, संसद को यह अधिकार होता है।
राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करता है। अगर कहीं पे भी रक्षा युद्ध स्टार्ट होना है या फिर युद्ध के बाद युद्ध की समाप्ति होनी है तो इसकी घोषणा हमेशा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक तो ये सेना का सर्वोच्च प्रमुख होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। उसके बाद ये जो भी काम करेगा सैनिक संबंधी या उसमें जो भी अपने काम करता है वो कैसे वैधानिक काम करता है, या तो उनको संविधान में जो भी उनका प्रावधान दे रखा हो या वो क्या हो जो हमारी सेना है उसके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो ऐसे काम करता है। और इसके लिए कोई भी नियम कानून बनाने की शक्ति इसको संसद को होती है, क्योंकि एक इसका संघ सूची का विषय होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा भी करता है। आई होप आपको सैन्य संबंधी कार्य समझ में आ गए होंगे। और ये जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आपके एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने को आप केवल एक टॉपिक पे पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कोई भी एक पीएचडी जो थीसिस लिखी जाती है, थीसिस केवल एक सब्जेक्ट होता है, केवल एक लाइन होती है, उसी पे पूरी थीसिस लिख जाती है 300 पेज की। ठीक है, तो पूरी थीसिस जमा करके लोग पीएचडी एक सब्जेक्ट पे करते हैं। लेकिन यही तो बात है, कुछ लोग एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेते हैं, एक टॉपिक में पीएचडी कर डालते हैं, पता चला उसके चक्कर में उन्होंने और छोड़ दिया। ठीक है, तो हमें समझना भी है लेकिन कितना ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम वैदेशिक शक्तियों की बात कर लेते हैं कि हमारी जो विदेशों से संबंधित शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास के लिए राजदूत तथा उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जितने भी हमारे राजदूत नियुक्त किए जाते हैं तो उनको नियुक्त करने का काम किसका है, तो हमारे राष्ट्रपति जी राजदूतों को नियुक्त करते हैं। जो हमारी एम्बेसी होती है विभिन्न देशों में, ठीक है, काफी देशों में हमारी एम्बेसी पाई जाती है, वहां हमारा दूतावास होता है। जो हमारा दूतावास होता है, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारा दूतावास होता है उस दूतावास के अंदर जो प्रावधान होते हैं, जो नियम कानून होते हैं वो हमारे भारत के चलते हैं। ठीक है, जो भी हमारा दूतावास किसी देश में होता है तो वहां पे जो दूतावास के अंदर या उस जो भी जगह होती है वहां पे जो नियम कानून चलते हैं वो हमारे देश के, हमारा संविधान वहां उस एरिया में केवल हमारा संविधान लागू होता है। मतलब कहने का मतलब ये है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग या हमारे अनुसार ही वहां पे नियम कानून होते हैं जो हमारा दूतावास होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, दूसरे देशों के राजदूत तथा उच्चायुक्त अपना प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर किसी अन्य देश से कोई दूतावास मतलब राजदूत आता है और दूतावास में हमारे यहाँ आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना प्रमाण पत्र किसके समक्ष, तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। एक तो दूसरे देशों में अपने यहाँ के राजदूतों की नियुक्ति भी करता है और दूसरे देशों के जो राजदूत हमारे देश में आते हैं उनका प्रमाण पत्र भी राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत होता है। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलाप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलाप होंगे उनमें भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व करेगा वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। जो विदेशी मामले होते हैं उन सभी में अगर कोई समझौता, संधि, कुछ भी ऐसा होना होता है वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं जो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। ठीक है, या हमारा जो प्रतिनिधि है वो कौन है, आप जानते ही हैं कि जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और प्रथम महिला नागरिक कौन होती है, राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है वो। उसके बाद देख लेते हैं अन्य देशों के साथ संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ये हमारी वैदेशिक शक्तियां हो गई राष्ट्रपति जी की, कि राष्ट्रपति जी को विदेशों से जो शक्तियां हैं उन पे क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। आगे बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं न्यायिक शक्तियों को। अब ये न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं, कि न्याय से संबंधित क्या शक्तियां हैं इनको। न्याय से संबंधित शक्तियों को आप जानते होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और न्याय से संबंधित काफी शक्तियां प्राप्त हैं और सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में और किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के बराबर न्याय से संबंधित शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई मामला है ही नहीं जिसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप ना कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति हर सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं राष्ट्रपति को कानून संबंधी व्याख्या या सार्वजनिक हित से संबंधित किसी प्रश्न पर न्यायालयों से परामर्श मांगने का अधिकार है। इस पर परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, एक तो न्याय से संबंधित शक्ति का मतलब ये हो गया कि अगर राष्ट्रपति को कभी कोई परामर्श चाहिए होता है तो वो किससे ले सकता है, न्यायालय से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकते हैं और वो जो परामर्श उन्हें दिया जाएगा वो अपने उनके विवेक पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो उसको माने या ना माने, वो अलग बात है। ठीक है, परामर्श ले सकते हैं, जब भी वो परामर्श मांगेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय उनको परामर्श
देगा। ठीक है, तो एक तो ये बात है, ये इनका न्याय संबंधी जो शक्ति है। उसके बाद आगे देख लेते हैं विधायी शक्तियां। ठीक है, इससे आगे जब हम पढ़ेंगे क्षमादान की शक्तियां, तो उसमें न्याय से संबंधित और शक्तियों को पढ़ेंगे, जिसमें हम क्षमादान कैसे कैसे होता है उसमें हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं विधायी शक्तियां। न्याय की जो शक्तियां हैं, न्यायालय संबंधी शक्तियां, उसमें हम क्या है परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विधायी शक्तियां दी गई हैं। विधायी शक्तियां क्या होती हैं? विधायी का संबंध, राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ठीक है, जो केंद्रीय विधानमंडल होता है उसका अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति होता है। संघ की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है, और ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ठीक है, संसद का प्रावधान 79 में है। ठीक है, और ये कहा गया है कि जो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या संसद बनती है। संसद किसमें है? अनुच्छेद 79 में। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के अधिवेशनों को आहूत करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या करना? सत्रावसान करना हो, उनका अधिवेशन बुलाना हो, दोनों सदनों में जो भी अधिवेशन बुलाए जाते हैं उनको बुलाते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं। ठीक है, और लोकसभा को भंग करने का, क्योंकि राज्यसभा हमारी कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा हमारा क्या है? स्थायी सदन है और उच्च सदन है। जो हमारा निम्न सदन होता है लोकसभा, उसको भंग किया जा सकता है, और उसको भंग कौन करेगा हमेशा? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 85 में किया गया है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनका प्रावधान अनुच्छेद 85 में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किसी लंबित विधेयक के संबंध में अन्यथा संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकता है, जिस पर सदन सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई लंबित विधेयक है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तो उस पे क्या है? संबंध में अंतः या किसी संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति संदेश भेजता है कि इस पर काम करो, विचार करो, सदन सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। लेकिन सदन क्या होगा? सुविधा अनुसार, कि उसके पास अगर टाइम है, वक्त है, तो वो सुविधा अनुसार उस पर विचार करेगा। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 86 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 86 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई लंबित विधेयक है जो बहुत दिनों से पड़ा है, तो उस संबंध में राष्ट्रपति क्या है? संदेश भेज सकता है किसी सदन को, और वो कह सकता है उस सदन से कि उस पर विचार करो, और उस पर विचार कौन करेगा? सदन सुविधा अनुसार उस पर विचार करेगा, जो भी संसद का कोई सदन होगा। और ये अनुच्छेद 86 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा विधायी संबंधी जो शक्तियां चल रही हैं। उसके बाद विधायी संबंधी शक्तियों में ही आगे और पढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, तो क्या होता है? अगर कभी आम चुनाव होते हैं, उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष के संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जब भी कोई प्रारंभ हो रहा हो, सत्र प्रारंभ होता है, या जब भी चुनाव होकर आते हैं, चुनाव होकर सरकार बनती है, तो उसके बाद जो दोनों सदन होते हैं उनकी जो संयुक्त बैठक हो, उसका अधिवेशन होता है, तो उसमें क्या करता है? संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति का संबोधन होता है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है? संसद को बुलाए जाने का कारण बताता है, और संसद का जो सदन बुलाया गया है, जो भी सत्र बुलाया गया है, उसको बुलाए जाने का कारण भी कौन बताएगा? राष्ट्रपति जी उसका कारण बताते हैं। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 87 में दे रखा है। ये जो प्रावधान किया गया है कि संसद में कोई सत्र बुलाना हो, उसका सत्रावसान करना हो, या जब भी चुनाव होकर आते हैं, ठीक है, तो वो चुनाव होने के बाद जो पहला सत्र लगता है, जो पहला अधिवेशन होता है, जहां पे दोनों सदन आए होते हैं, तो उसकी मतलब उसमें संबोधन कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और क्या करते हैं? जो संसद बुलाया गया जो सदन है या सत्र है, तो क्यों बुलाया गया है, इस बारे में भी जानकारी देते हैं। और इसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 87। उसके बाद राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान आप जानते हैं आर्टिकल 108 में, मतलब 108 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ठीक है, संयुक्त जो बैठक है उसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो ये विधायी संबंधी शक्तियां हो गई। आगे देख लेते हैं विधायी संबंधी और शक्तियां भी बची हैं। राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष तथा राज्यसभा के कार्यकारी
उपसभापति की नियुक्ति करता है। अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। अगर अध्यक्ष का पद या उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, कोई रिक्ति हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। और राज्यसभा के कार्यकारी उपसभापति की नियुक्ति कर सकता है। कार्यकारी उपसभापति की नियुक्ति का मतलब क्या हुआ, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्यसभा के तो पदेन सभापति, लेकिन क्या होता है वहां पे, क्या होता है, उपसभापति की नियुक्ति भी कब कर सकता है, अगर जरूरत पड़ती है, कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि उपराष्ट्रपति जी नहीं है या कुछ भी उनकी तबीयत खराब है, कुछ ऐसा हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा कि वहां उपसभापति की नियुक्ति कर सकता है। कार्यकारी मतलब तब तक वो कार्यभार वहां का संभाल लेंगे। तो ये भी प्रावधान और ये शक्तियां किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह निर्वाचन आयोग की राय से संसद के निर्वाचित सदस्यों के निर्योग्यताओं का निर्धारण कर सके और इस संबंध में राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि निर्वाचन आयोग की राय से, अगर निर्वाचन आयोग राय देता है तो संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी निर्योग्यता, अगर कोई निर्योग्य है मतलब योग्यता उसके पास नहीं है, तो उसकी निर्योग्यताओं का निर्धारण भी कौन करेगा, निर्वाचन आयोग की राय से राष्ट्रपति करेगा। और निर्योग्यता के आधार पर जो अंतिम निर्णय होगा या अंतिम फैसला होगा, विनिश्चय कौन देगा, तो राष्ट्रपति ही होगा। राष्ट्रपति जो भी कहेगा वही अंतिम फैसला होगा इस मामले में कि किसके पास योग्यता है या किसके पास योग्यता नहीं है, या किसी की निर्योग्यता है, कोई ऐसा पद धारण कर लिया है किसी ने संसद में, तो वो उसको हटाने का प्रावधान या निर्योग्यता उसकी योग्यता धारण करने का या बताने का कि क्या योग्यताएं होंगी, इसका प्रावधान, और इस पर राय कौन देगा, निर्वाचन आयोग देगा। और कौन करेगा, अंतिम रूप से राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर निर्वाचन संबंधी ये अधिकार है कि निर्वाचन अगर होता है तो जो उनकी निर्योग्यता योग्यता संबंधी विवाद होगा या उस पे जो प्रावधान होगा उसमें अंतिम निर्णय किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, उसके बाद सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। ठीक है, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा तथा विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव वाले 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। पहले लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, जिसका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब क्या है, केवल अनुच्छेद 80 में ये प्रावधान, अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग क्या है, 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। और किसमें किया जाता है हमारा, तो हमारा राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन कर सकता है, और ये कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कला, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, जो भी 12 प्रतिनिधि होते हैं, जिनको मनोनीत कौन करेगा, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मनोनयन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, न्यायालय संबंधी शक्तियां हैं और हमारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, तो इन शक्तियों को हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो राष्ट्रपति की और शक्तियां बची हैं उन पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की जो भी क्षमादान शक्तियां हैं, वीटो पावर्स हैं, ठीक है, सारी चीजों को समझने वाले डिटेल में समझेंगे सारी चीजें और अच्छे से समझेंगे। आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल। ठीक है, ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप इस सीरीज का लाभ उठाते रहिए। इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट चल रही हैं, साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की क्लासेस जो हमारी अल्टरनेटिव क्रम में चल रही हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। एमसीक्यू सेशन हो रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।